हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजोनेंस पीसीसीपी से। आज हम लोग कक्षा 10th का कोर्स बी का जो चैप्टर है लीलाधर मंडलोई का ततारा वामिरो पाठ 12 उसका अध्ययन करेंगे। पाठ में पहले हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं, लेखक परिचय, उसके बाद पाठ प्रवेश। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। लेखक की, जैसा कि आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चैप्टर का जो लेखक है चैप्टर के, उनका नाम है लीलाधर मंडलोई। इनका जन्म जो है सन 1954 में हुआ है। यहाँ पर इनकी पिक्चर भी दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो अभी जो है ये जिंदा है ऐसा नहीं है, क्योंकि 94 का इनका बर्थ है और डेथ का कहीं पर भी कोई विवरण नहीं है। तो केवल जन्म के बारे में बताया गया है। जब तक इसमें आया था, ये पुस्तक जब तक आई है तब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। यानी जन्म हुआ 1954 में और दिन क्या था, जन्माष्टमी। डेट नहीं दी हुई है, केवल जो है जो तिथि है वो दे रखी जन्माष्टमी। और छिंदवाड़ा जो जिला है, उस जिले के, छिंदवाड़ा जिले के एक छोटा सा गांव है गुड़ी, वहां पर इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो एजुकेशन हुई है वो भोपाल और रायपुर यहाँ पर हुई है। ठीक है। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। अब ये विदेश में, वहां पर विदेश से इनको आमंत्रण आया और किसके लिए आया? 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट की ओर से उनको एक आमंत्रण आया कि आपको यहाँ आना है, पुरस्कार के लिए इनको बुलाया गया। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। यानी वो वहां क्यों बुलवाया गया था? प्रसारण की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको यहाँ पर बुलवाया गया था लंदन में। और अभी जो है प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक के पद पे ये अभी काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ प्राप्त की, ये सारी जानकारी और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है उसके बारे में बताया है। आगे, लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण है। यानी उनकी कविताओं में कहा छत्तीसगढ़ अंचल, छत्तीसगढ़ जहां वो रहे हैं, तो उस भाषा, वहां की जो भाषा है उसका प्रयोग उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। और वहां के जनजीवन का सजीव चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। अब यहाँ जो दिया गया है तो वो किसके बारे में दिया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां हैं उसके बारे में, समाज में उनकी क्या रीति रिवाज, क्या चीजें रही हैं, उसके बारे में उन्होंने ये गद्य लिखा है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृतांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। हिंदी की ये सारी रचनाएं हैं तो उन्हीं के लिए ये प्रेरित करता है। आगे, अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। तो देखो, उन्होंने ये सारी जो गद्य के हैं, लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृतांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन, ये सभी तरह का लेखन कार्य उन्होंने किया है। और ये उनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी, ये घर घर घुमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा और काला पानी। तो ये तो था हमारा लेखक परिचय। अब जो है हम पाठ प्रवेश, यानी यहाँ चैप्टर में उन्होंने किसके बारे में दिया हुआ है, क्या दिया है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतनी ही ज्यादा किस्से कहानियां भी सुनने को मिलती हैं। अब यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो जितना पुराना होगा उसके बारे में बातें भी उतनी ही होंगी, यानी उतनी कथाएं, उतनी कहानियां उसके बारे में सुनने को आपको मिलेगी। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच
उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। भाई जो घटना हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में या जिसके बारे में हमने सुना है, ये जरूरी नहीं है कि वो उसी रूप में घटित हो, क्योंकि बोलने जिसने देखा उसने जो वर्णन किया उसमें कुछ कमियां भी रह सकती है, या हो सकता है उसने अपनी निगाह से जिस तरीके से देखा उस तरीके से लिखा, लोग उसको और किसी और ने फिर उस पढ़े हुए को और लिखा, तो वो कई बातें जुड़ जाती है, कई बातें कम हो जाती हैं। इसीलिए कह रहे कि हमने जैसा सुना या पढ़ा वो वैसा का वैसा घटित हुआ हो, ये जरूरी नहीं है। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है, यानी उसमें सीख या कोई ना कोई संदेश जरूर होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी तमाम तरह के किस्से निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। वहाँ कुछ किस्से मशहूर हैं, कुछ फेमस है, कुछ जो घटनाएं, तो उसी को उन्होंने यहाँ पर दोबारा लिखा है। आगे प्रस्तुत पाठ ततारा वामीरो कथा इसी द्वीप समूह, कौन से द्वीप समूह? अंडमान निकोबार। तो इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष यानी एक दूसरे के प्रति जलन की भावना, तो वो जो है बहुत गहराई तक लोगों में फैली हुई थी। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल यानी जोड़ा को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। प्रेम क्या करता है? लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, लेकिन घृणा यानी जो नफरत होती है वो लोगों में दूरी बनाने का कार्य करती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है, यानी इस बात से सभी लोग सहमत होंगे। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अब ये कौन सी घटना यहाँ पर दी गई है उसको हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर का नाम जो है वो है ततारा वामीरो कथा। यहाँ पर दो किरदार दिए हुए हैं, एक तो है ततारा, एक है वामीरो। इन दोनों के ऊपर जो घटना, जो किस्सा या जो कथा घटित हुई है, उसी को यहाँ पर इस चैप्टर में मंडलोई जी ने दिया है। तो देखिए, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। तो यहाँ पर जो अंडमान द्वीप समूह है उसका सबसे अंतिम यानी जो नीचे का बिंदु है, दक्षिण द्वीप जो है, उसका नाम है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। अब ये जो लिटिल अंडमान है वो कहाँ से? पोर्ट ब्लेयर से लगभग, यानी हम ये कह सकते हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, यानी अंडमान जो है बहुत छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, तो उसी में से ये एक छोटा सा द्वीप जो है उसके बारे में बताया। फिर इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला, अब ये इसके बाद जो है निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। यानी एक तो ये हो गया लिटिल अंडमान और एक निकोबार द्वीप समूह की बात की जा रही है। एक तो ये अंडमान द्वीप समूह था, एक निकोबार, तो इसके बारे में तो इसको बता दिया। और ये जैसे ही समाप्त होता है तो ये शुरू हो जाता है, इसकी श्रृंखला यानी इसकी लाइन शुरू हो जाती है। जो निकोबारी जनजाति, वहां की जो निकोबारी जो जनजाति है उसकी आदिम यानी प्रारंभिक संस्कृति का केंद्र है। वहां की जो शुरुआत, संस्कृति की जो शुरुआत होती है उसका केंद्र है, वहीं पे ये सारी चीजें होती है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। जैसे इसका था लिटिल अंडमान, वैसे ही जो निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप क्या है? कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 यानी 96 किलोमीटर दूर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो द्वीप समूह हैं, इन दोनों के बीच की दूरी है 96 किलोमीटर। ठीक है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे, लेकिन
इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है कि ये दोनों अलग अलग क्यों हुए, इनके बीच जो 96 किलोमीटर की जो दूरी है वो क्यों बनी, तो उसके लिए एक कथा प्रचलित है, तो उसी को यहाँ पर वही दोहराई जा रही है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। एक गांव था सुंदर सा, वहां पर एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था उस गांव में। उसका नाम था ततारा। निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। अब यहाँ पर उसकी जो विशेषताएं बताई गई है सुंदर से व्यक्ति की, जो शक्तिशाली भी है, सुंदर भी है। अब लोग उसको बहुत पसंद करते थे और बहुत पसंद करने का कारण उन्होंने बताया कि वो नेक यानी बहुत अच्छा इंसान कह सकते हैं, पवित्र जो कह सकते हैं, और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर यानी तैयार रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे देशवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने गांव वालों की, गांव के जो लोग हैं उन्हीं की मदद करता था, बल्कि पूरे द्वीप के जो लोग हैं उन सभी, समूचे यानी सभी, द्वीप पे रहने वाले उन सभी की सेवा करना, उनकी मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, यानी इसी के लिए वो फेमस था। सभी उसका आदर करते वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, यानी जब भी उन्हें जरूरत होती उसको याद करते, और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता था, यानी जब भी उसको लोग याद करते तो वो पहुंच जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही साथ आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। यानी उसका भाई जो उसका कैरेक्टर था, उसका जो व्यक्तित्व था, वो तो उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, सुंदर भी था, शक्तिशाली भी था, तो व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से, यानी उसका अपनेपन का जो स्वभाव है उसकी वजह से भी लोग उसके पास रहना, उसके साथ रहना, उसके करीब रहना पसंद करते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। पारंपरिक पोशाक किसको कहते हैं, तो उसने जो शुरू से पहन रखी थी, परंपरा से जो चली आ रही है वहां पे, तो वैसी उसने पोशाक पहनी हुई थी और उसमें अपनी कमर में हमेशा एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। लोगों का मानना था, मत यानी मानना था कि बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत देवीय शक्ति है। क्या मानना था लोगों का कि भले ही वो जो तलवार है वो चाहे लकड़ी की है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत शक्ति है, बहुत देवीय शक्ति है, यानी देवताओं की यानी ईश्वरीय शक्ति उस तलवार में उसमें उसको प्राप्त है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था। अब वो तलवार को अपने से कभी, हमेशा उसकी कमर में वो बंधी रहती थी और वो बिल्कुल उसको कभी अलग नहीं करता था, और कह रहे हैं कि किसी और के सामने उसका उपयोग भी वो नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। अब वो जिस तरीके के कारनामे करता तो लोगों को लगता था कि ये सब वो इस तलवार की वजह से ही कर पा रहा है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, विलक्षण यानी जो सबसे अलग उसमें लक्षण है, और एक रहस्य यानी कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। एक बार क्या हुआ, शाम के समय जो है वो बहुत अथक यानी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद वो जो है समुद्र के किनारे घूमने के लिए निकल जाता है। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, और जो सूरज जो है क्षितिज तले, क्षितिज वो स्थान होता है जहां समुद्र और सूर्य यानी धरती और आकाश एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे जो आसमान है वो धीरे धीरे धरती से टच हो रहा है, तो उस स्थान को हम कहते हैं क्षितिज। तो कह रहे हैं यहाँ पे सूर्य जो है वो समुद्र में लगे जो क्षितिज है वहां पर बिल्कुल डूबने वाला था, यानी सूर्य अस्त का समय था। समुद्र से ठंडी बयारें यानी बारिश, जो समुद्र की जो लहरें हैं उसकी जो पानी की बारीक बारीक बूंदें हैं उससे ठंडी ठंडी हवा आ रही थी।
पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें शनै शनै क्षीण होने को थी, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होने लगता है पक्षी अपने अपने घरों पर चले जाते हैं, तो वो जो पक्षियों की आवाज है वो भी धीरे धीरे क्षीण यानी कम होने लगी थी। उसका मन शांत था। विचार मग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। अब वो बिल्कुल दिमाग में उसके वो बातचीत चल रही है और वो रेत पर बैठा हुआ है और सूरज की जो रंग बिरंगी किरणें हैं उनको लगातार उसको डूबते हुए देख रहा है, सूरज की किरणों को। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया, मानो बहता हुआ उसकी तरफ गीत जो है मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावशाली था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। अब वो जो उसको गीत की जो आवाज आ रही थी वो गीत इतना मधुर था और उसके साथ साथ समुद्र की लहरों की जो आवाज थी वो क्या कर रही थी, वो म्यूजिक बजाने जैसा काम कर रही थी। और गायन जो गाना की आवाज आ रही थी वो इतना प्रभावी था कि वो सब कुछ भूल गया, जो सोच रहा था वो सब कुछ भी भूल गया था और अपनी सुध-बुध खोने लगा था। लहरों के एक प्रबल वेग ने, यानी लहर जो एकदम तेज गति से आई तो उसकी तंद्रा भंग कर दी, यानी जो वो खो गया था, बेहोश जैसा हो गया था उस चीज में, गाने में, तो उसको उसने तोड़ दिया, यानी जगा दिया। चैतन्य होकर ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा और जैसे ही उसको होश आया कि भाई वो जो गीत की आवाज जो कहाँ से आ रही है, उधर जाने को उधर बढ़ने लगा, विवश हो गया बढ़ने के लिए। और जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे, यानी वो वापस उधर ही जा रहा था जहां से अभी भी गाने की आवाज आ रही थी। भाई वो तो समुद्र की लहरों का जो वेग उसके ऊपर आया उससे वो जाग गया, सुध-बुध जो खो गया था वो उसमें थोड़ा होश आया और वो गाने की आवाज आ रही तो वो उधर जाने को विवश हो गया था। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया, विकल यानी व्याकुल होकर के उधर बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। अब वो जो लड़की पर उसकी नजर पड़ी वो क्या कर रही थी, वो शाम की जो सुंदरता में बिल्कुल खोई हुई थी, वो भी बेसुध थी और एकटक समुद्र का जो शरीर है, यानी समुद्र जो है देह यानी शरीर पर जो सूर्य डूब रहा था उसको एकदम एक पलक कहते हैं ना टकटकी लगा करके उसको वो देख रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था, श्रृंगार यानी जिसमें सुंदरता दिखाई जाए, प्रेम वाला जो गीत कह सकते हैं वो गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है। अब वो तो इतनी खोई हुई थी और गा रही थी तो उसे ये भी नहीं पता चला कि कोई उसे टकटकी लगा करके एक निगाह से, कहते हैं ना एक ही जगह देखना, तो निशब्द ताके जा रहा है, बिना बोले देख रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। समुद्र से लहर आई और उस लड़की को, उस युवती को भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। अब वो कुछ सामान्य सी हो पाती, एकदम हड़बड़ आ गई, उससे पहले ही उसको एक आवाज अपने कानों में सुनाई दी। तुम, और क्या सुनती है वो देखो, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। उसको जो आवाज आई तो उस आवाज में ये था कि तुमने एकदम से जो इतना मीठा कर रही थी तो तुमने गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। ततारा ने विनम्रता पूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, विस्मित यानी उसको आश्चर्य हुआ। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, उसके भीतर जो है यानी उसको थोड़ा सा मतलब प्रेम का जो आभास होता है ना वो हुआ उसको, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। यानी वो आवाज सुन करके उसको भी, वो भी एकदम कहते हैं ना पसंद आने लगता है, तो वैसा उसको आने लगा, लेकिन उसने अपने आप पर जो है थोड़ा सा कंट्रोल किया और उसको बेरुखी से जवाब दिया। क्या कहा, पहले बताओ तुम कौन हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण क्या है, प्रश्नवाचक करके यहाँ छोड़ दिया। तो क्या क्या कारण है। अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूं कि पहले तो तुम बताओ कौन हो और मुझे क्यों इस तरीके से घूर रहे हो, है ना, क्यों देख रहे हो, और इस तरीका का जो प्रश्न तुमने किया इसका क्या कारण है। और फिर इसको कहते हैं कि मेरे गांव कि मैं किसी और, अपने गांव के अलावा किसी और को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। यह तुम भी जानते हो।
तो जब उस लड़की ने इस तरीके से ततारा को जवाब दिया तो ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था, वो तो उसी को लगातार देख रहा था। ये एक प्रेम कथा भी हम कह सकते हैं। तो वो भी तो ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहरा दिया। उसने जो बोला वो कुछ नहीं सुना, वो तो वापस से रिपीट अपने जो बात थी उसको कहा, तुमने गाना क्यों रोक दिया है? गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। तो उसने वापस वही बातें कह दी। तो उसने कहा, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ, युवती ने कहा। फिर वापस सतारा कहता है, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था। अब वो उस लड़की ने प्रश्न किया, वो तो सम्मोहित हो गया था बिल्कुल। उसको वो बस उसको लगातार देख रहा था और एक ही प्रश्न कर रहा था। तो उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी, क्योंकि उसकी सोच में तो वो गीत और वही देखने में उसका लग रहा है, तो वो उसकी बात उसके जो बोल रही है उसके कानों तक ऐसा लग रहा है जा ही नहीं रही है। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। तो युवती झुंझला उठी। जब एक ही वो पूछ रही है, उसका तो जवाब नहीं मिल रहा है और वो बस उसी के प्रश्न उसी बात को रिपीट किए जा रहा है, तो उस युवती झुंझला गई, यानी उसको गुस्सा आया। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, भाई वो तो गुस्सा होकर के, भाई उसने तो बहुत झट से जवाब दिया उसकी बात को रोकते हुए कि भाई तुम पहले मेरी बात सुनो और मुझे जवाब दो। ढीठता की हद है। ढीठता यानी मैं जब कोई बात को नहीं सुनता है तो उसको कहते हैं हम ढीठ, ठीक है, नकतापन जो होता है वो उसी को। तो वो लड़की जो है वो कहती है कि भाई ढीठता की हद है, मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो, तुम एक ही बात को बार बार कह रहे हो। फिर गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? भाई तुम्हें गीत नहीं पता, तुम तो बस एक ही बात करे जा रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है गांव का क्या नियम है? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। वो इतना जोर से चिल्ला करके बोली तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब क्या गिड़गिड़ाता है? मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। अब वो उसको कहता है, गिड़गिड़ाता है, भाई मैंने जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, और तुम्हें देख करके मैं इतना बेसुध हो गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, ठीक है, मैं सुन ही नहीं पाया। तो वो, और तुम बस केवल अपना नाम बता दो, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता से में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, यानी बिल्कुल उसी को देख रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वाह मी रो। अब वो जब अपना नाम बताती है तो थोड़ा सा जो वर्ण है उनको अलग अलग, वाह मी और रो, एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। तो फिर एक साथ वामी रो, वाह मी रो। वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा कि भाई तुम आ जाई हो, तुम कल भी आओगी यहाँ पे? तो लड़की कहती है, नहीं, शायद कभी नहीं। वामीरो ने मनस्ता पूर्वक कहा। अन्य मनस्ता यानी उसका मन कहीं और रहता ना, उदास सा मन कहीं और रहना। तो उससे कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी, यानी जहां उसका गांव था लपाती गांव, उधर की तरफ वो बेसुध होकर के, यानी अनाप शनाप जो है, कहते हैं ना जब सुध नहीं होती तो व्यक्ति कैसे भी चलता है, तो वैसे ही वो भी वहां से उधर से दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामी रो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा। अब वो उसको क्या कहता है, क्योंकि इस लड़की ने उसका नाम नहीं पूछा था तो वो खुद ही बता देता है कि वामीरो, मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर अब तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जो हूंगा, जरूर आना। प्रतीक्षा करना ये एक ही बात है ना, प्रतीक्षा करना यानी इंतजार करना, बाट जो होना भी इंतजार करने के लिए है, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा, निहारना यानी देखता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी झटपटाहट थी। अब वो जैसे ही घर पहुंची तो उसके मन में भी बेचैनी छा गई, ठीक है, यानी वो भी उसी के बारे में सोचने लगी। और
उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी कि भाई मैं, हाँ, झूठा कहता है ना, दिखाता अपने आप को व्यक्ति कि हाँ भाई इससे बड़ी मुश्किल से मैं छूट के आया, बल्कि चाहती वो भी वही थी कि क्योंकि वो उसको वो पसंद था। एक झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया, यानी वो ततारा के बारे में सोच रही थी कि अब मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर रहा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, अब वो भी नाम तो उसने भी सुना हुआ था, तो उसके बारे में सुन रखा था। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। अब क्योंकि उसके बारे में सबकी मदद करने वाला था, तो वो तो प्रसिद्ध था ही, तो एक साहसी युवक था। किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया था, याचना भरे जो चेहरा, विनम्रता पूर्वक जो उसने बोला था, तो वो चेहरा उसके सामने था। भाई उसकी छवि किसी और रूप में बनी हुई थी और वो सामने किसी और रूप में आया था। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। यहाँ पर कह रहे हैं कि वहां पर एक व्यक्ति जिस गांव में रह रहा है, उसके वैवाहिक संबंध भी उसी गांव में हो सकते थे, दूसरे गांव में नहीं हो सकते। तो ये चीज क्या पहले से परंपरा से चली आ रही थी, तो यहाँ पर भी अगर वो ऐसा करते हैं तो ये चीज परंपरा के विरुद्ध थी। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा, इसीलिए उसने उसको, भाई भूल जाऊं वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा उचित है। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। निर्निमेष यानी लगातार एक याचक के रूप में उसकी प्रतीक्षा में डूबा हुआ, उसके सामने बार बार वही चीज घूम रही थी। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, दोनों व्याकुल थे एक दूसरे से मिलने के लिए। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। आंच रहित यानी जिसमें कोई तपन नहीं थी, तो एक आंच रहित दिन जो है, बहुत उबाऊ सा दिन यानी उब देने वाला दिन बीता। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। यानी अभी तक तो उसके मन में ये था, भाई कोई प्रतीक्षा नहीं करता, अगर आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा है तो आप आराम से रह सकते हो, लेकिन अगर आपके लिए कोई वेट कर रहा है, कोई इंतजार कर रहा है, तो एक एक पल जो है गुजारना मुश्किल हो जाता है, वो समय बहुत लंबा लगता है। तो यहाँ पर भी ततारा के साथ वही था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, आश्चर्य था उसको, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पे पहुंच गया, यानी दिन ढला ही नहीं था उसके पहले वो वहां पहुंच गया उस चट्टान पर। वामिरों की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी लग रहा था। सिर्फ प्रतीक्षा रत था, यानी पहुंच गया था, पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, यानी वो सोच भी रहा था क्या कि अगर वामिरो न आई तो। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था कि पता नहीं वो आएगी नहीं आएगी, मैं तो आकर के बैठा हूं, और वो समय भी बहुत लंबा लग रहा था उसको। फिर सिर्फ प्रतीक्षारत था, यानी प्रतीक्षा में बैठा हुआ था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। भाई उसको एक आशा थी, जैसे सूर्य रोज डूबता है, हो सकता है वो जो आशा करके बैठा वो भी इसी की तरह, सब सूर्य की तरह डूब जाए वो किरण भी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, यानी नारियल के जो पेड़ थे वहां से उसको एक आकृति से दिखाई दी। कुछ और, यानी दूर से उसने देखा था तो कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, यानी पहले दूर से वो स्पष्ट नहीं देख पा रहा था कि आखिर वो वही है या कोई और है या कोई और आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आई तो वो उसको देख करके बिल्कुल खुश हो गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी, लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती थी। यानी कोई डर के चुप आके आता है तो वो इसी तरीके से डर के मारे इधर उधर देखता आता है, तो यही स्थिति वामिरो की थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, यानी रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, यानी बिल्कुल चुप थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, यानी बोल नहीं रहे हैं, बस एक दूसरे को देख रहे हैं लगातार। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, यानी डूब गया था।
अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई, उसको थोड़ा होश आया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन। वो चली गई, अंधेरा हुआ तो वो चली गई और वो फिर भी वहीं खड़ा हुआ, एकदम निश्चल होकर के, शब्दहीन होकर के। शब्दहीन यानी चुप होकर के। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। मूर्तिवत यानी चुपचाप, और निर्निमेष यानी लगातार एक दूसरे को। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था, यानी एक दूसरे के प्रति बलिदान, एक दूसरे के प्रति समर्पण की जो भावना थी वो बढ़ती जा रही थी। अनवरत का मतलब होता है लगातार। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया, यानी लपाती शहर की जहाँ की वामीरो थी, वहां के कुछ लोगों ने इस प्रेम को, जो मूक प्रेम था, बिल्कुल चुपचाप रहने वाला जो प्रेम था, उसको वो समझ लिया, यानी जान गए। और खबर हवा की तरह बह उठी कि वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा गांव का था। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था, यानी ये प्रेम संबंध या वैवाहिक संबंध संभव नहीं था, क्योंकि इसके लिए दोनों को एक ही गांव का होना जरूरी था। वामीरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे, के माने नहीं, बिल्कुल हिले नहीं अपनी बातों से। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही, वो तो उनका मिलना बिल्कुल जारी रहा। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, यानी पशु मेले जो गांव में लगते हैं वो हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। अब वो जो मेला लगता है पशुओं का, उसमें पशुओं की तो प्रतियोगिताएं होती हैं, बल्कि पशुओं के साथ जो है जो पुरुष है, जो युवक हैं, उनकी भी शक्ति का प्रदर्शन होता है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है, यानी ये जो कंपटीशन प्रतियोगिताएं होने के बाद नृत्य, संगीत, डांस और म्यूजिक का भी प्रोग्राम होता है, भोजन भी होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे, यानी लपाती के भी कहाँ आ गए, पासा गांव में इकट्ठे हुए। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं था। ततारा तो किसका इंतजार कर रहा था, वो वामीरो का इंतजार कर रहा था। उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसको वापस से वही परछाई सी दिखी। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, यानी कोशिश की पास में जाने की। वह वामीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। ठीक है, डर के मारे सामने नहीं आ रही थी। उसकी आंखें तरल थी। तरल का मतलब उसकी आंखों में आंसू थे, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विहल हुआ, यानी वो भी विचलित हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था, यानी उसको रोता हुआ देख करके वो भी भावुक हो गया था और उससे भी कुछ नहीं बोला जा रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी, यानी वो और जोर जोर से रो रही थी। ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ था, यानी क्या करूं क्या ना करूं, असमंजस्य वाली जो स्थिति है वो किम कर्तव्य विमूढ़। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची। वामीरो की माँ आ गई उसकी आवाज रोते हुए को सुनकर के, और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। ये मुहावरा है, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा कि भाई मेरी बेटी की जो है बदनामी हो जाएगी। तो उसको तो और ऐसा लगा कि ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रही है। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की माँ क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। भाई तुम मेरी बेटी के साथ जो है, तुम्हें पता है शादी नहीं हो सकती, तो तुम ये सब चीजें क्यों कर रहे हो। तो उसने जो है ततारा को बहुत भला बुरा कहा, उसका अपमान किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे, क्योंकि ये एक परंपरा के विरोध में कार्य हो रहा था, इसीलिए उनको भी सभी उसका विरोध करने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था, वो सहन नहीं कर पा रही थी लोगों की इस तरीके की बातें। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। वामीरो जो है उसका रुदन जो है लगातार चल रहा था। गुस्से से भर उठा और ततारा जो वो लगातार रोए जा रही थी, तो ततारा जो है वो गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर शोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच थी कि विवाह निषेध यानी रोक। तो
उस पर दुख था कि भाई ये इस तरीके की परंपराएं क्यों चलाई जा रही हैं, और वो वामीरों की सहायता नहीं कर पा रहा। इस चीज पर भी उससे अपने आप पर गुस्सा रहा, भाई मैं दूसरों की मदद करता हूँ लेकिन मैं इसकी नहीं कर पा रहा, तो इस चीज को लेकर के वो अपने आप पे ही गुस्सा कर रहा था। वामीरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। मूठ यानी जो उसका पकड़ने का जो हिस्सा होता है, वहां पर उसका हाथ जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा, मतलब गुस्से में उसने तलवार निकाल ली और कुछ सोचता रहा, और सोचने के साथ ही क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। जैसे आग फैलती है वैसे ही उसका गुस्सा भी फैल रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। सब लोग, जब कोई राह न सूझे तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने क्या किया, उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। जब उसको कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने गुस्से के मारे क्या किया, उस जो तलवार को उसने उठाया था उसको धरती में घोंप दिया, यानी उसमें उसको गाड़ दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। ठीक है, वह पसीने से नहा उठा। सब घबराए हुए थे क्योंकि वो उसका, सबने जैसे उसका गुस्सा देखा तो सब घबरा गए। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते 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 कुछ दूर पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक तलवार खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी। अब उसने इतनी ताकत के साथ जो है तलवार जमीन में घोपी थी, तो जैसे जिसने उसने जहां तक किया था ऐसा तलवार को ऐसे आगे खींचा था, वहां तक क्या हो गई, एक बड़ी सी दरार बन गई, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी, यानी धरती जो है दो टुकड़ों में फट गई और धीरे धीरे वो जो है वो बड़ा होता जा रहा था। द्वीप के अंतिम सिरे तक अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे, यानी डर गए, और लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। वे सिहर उठे, यानी डर गए। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, यानी जो अलग हो रहा था वो उसके पीछे वहां दौड़ रही थी। ततारा ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई थी। धरती फट रही थी तो गड़गड़ाने की आवाज आ रही थी, तो वो उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, यानी वो खींच रहा था तो वो उस तरफ होगा और वो उस तरफ थी, और द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था, यानी दो भाग उसके हो चुके थे। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। जैसे उसको होश आया तो उसका जो दूसरा हिस्सा था वो धीरे धीरे समुद्र में जा रहा था। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, भाई मैं उस किनारे पहुंच जाऊं, किंतु पकड़ जो है उसकी वो ढीली थी, पड़ गई और वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, यानी उसे धीरे धीरे समुद्र की ओर जा रहा था तो उसके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था क्योंकि लगते हुए गुड़कते हुए गया तो लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा, यानी बेहोश होने लगा, और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश थोड़ा सा जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह से अलग हो गई, विलग हो गई थी, यानी बिल्कुल अलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु कोई सुराग न मिल सका, यानी वो भी उसके वियोग में जो है, उससे अलग होने के उसमें, वो भी घर से न खाना पीना किसी भी चीज की उसको सुध नहीं रही और वो परिवार से भी अलग हो गई। लोगों ने उसको ढूंढने की, परिवार वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी वो भी न मिली। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान और कार निकोबार से आज जो है 96 किलोमीटर दूर स्थित है, यानी ये इतने टुकड़े हुए, इनके दो टुकड़े जो हुए उसके बीच का जो गैप है वो 96 किलोमीटर है।
निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। अब ये जो घटना हुई इसमें वो आपस में जो प्रेम संबंध, जो शादी है वो होने लगी। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो इन दोनों ने जो अपना बलिदान दिया इसके लिए, तो हो सकता है इस सुखद अंत के लिए ही उन्होंने अपना त्याग दिया हो। तो ये तो था हमारा अध्याय। अब इसके कुछ प्रश्न हैं जो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है मौखिक में, ततारा वामीरो कहाँ की कथा है? तो ये जो कथा है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार की कथा है। वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई थी? तो वामीरो क्यों भूली थी अपना गाना? कि वो इसलिए गाना भूल गई थी क्योंकि समुद्र की जो लहर उसके मुंह पर आकर के गिरी तो वो सुध-बुध खो गई और अपना गाना भी भूल गई थी। अगला प्रश्न है, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? ततारा ने क्या याचना की? तो ततारा ने उसका मधुर जो गान सुन करके उस गान को पूरा करने की याचना की। ततारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी? तो ततारा और वामीरो के गांव की रीति थी कि जो वैवाहिक संबंध एक ही गांव के लोगों का संभव है, दूसरे गांव के लोगों से वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रोध में ततारा ने क्या किया? तो क्रोध में ततारा ने तलवार, जो लकड़ी की उसकी तलवार थी, उसको लेकर के जमीन में घोंप दिया और उसको आगे तक खींच दिया। इससे उसके 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, तो ये तो थे हमारे मौखिक प्रश्न। कुछ लिखित प्रश्न हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो लिखित प्रश्नों में पहला है, ततारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था? तो ततारा की तलवार के बारे में लोगों का मत था कि ये एक लकड़ी की होने के बावजूद भी इसमें एक देवीय शक्ति है और इसी की वजह से ये बड़े-बड़े कारनामे करता है। अगला प्रश्न है, वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? तो वामीरो ने ततारा को बेरुखी से जवाब दिया कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। उसने बात कही थी कि पहले तो तुम बताओ तुम कौन हो, मैं तुम्हारी बात का जवाब क्यों दूं और तुम्हारे दूसरे गांव के जो लोग जो हैं उनको जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। ठीक है, ये इसके प्रश्न थे। अब ये कुछ 2 प्रश्न और हम लोग इसके देख लेते हैं। ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो इन दोनों की जो त्यागमयी मृत्यु हुई इससे ये परिवर्तन आया कि वो जो परंपरा से, जो रीति रिवाज से जो चला आ रहा था कि एक गांव दूसरे गांव के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं होते थे, वो अब होने लगे। अंतिम इसका प्रश्न हम देखते हैं, निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते थे? तो निकोबार के लोग जो हैं वो ततारा को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वे एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था और उसके साथ साथ वो सभी लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। यानी अपने गांव के ही नहीं, अपने द्वीप के ही नहीं, बल्कि दूसरे जो सभी द्वीप के सभी लोग हैं उन सभी की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता था और उनके लिए पहुंच जाता था। तो हम इतने ही यहाँ के प्रश्न करते हैं। ठीक है, आगे के जो ये बड़े प्रश्न हैं ये बिल्कुल अध्याय से ही हैं जो हमने पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।